Hello students, in the last lecture we discussed section 15 that was about endorsement. What is the meaning of endorsement? What are the types of endorsements? And what is the effect of endorsement? All these things were discussed. Today we are moving further with section 52, which talks about an endorser who excludes his own liability or makes it conditional. हम जब भी किसी बिल ऑफ एक्सचेंज को, प्रॉमिसरी नोट को या चेक को एंडोर्स करते हैं और अगर हम उस बिल को एंडोर्स करते वक्त हमारी लायबिलिटी को एक्सक्लूड कर देते हैं, दैट इज कॉल्ड सेंस रिकोर्स, दैट इज विदाउट रिकोर्स। अगर आपको आगे जाके कुछ होता है, हमने देखा था एंडोर्समेंट के टाइप में, है ना, तो मैं अपनी खुद की लायबिलिटी को एक्सक्लूड कर रहा हूं या उसको कंडीशनल बना रहा हूं। तो हमने एक देखा था रिस्ट्रिक्टिव एंडोर्समेंट और एक देखा था कंडीशनल एंडोर्समेंट। तो अगर हम इस तरह की कोई भी कोशिश करते हैं, ओके, व्हेन द एंडोर्सर ऑफ अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मे एक्सक्लूड हिज ओन लायबिलिटी और make such liability depend upon happening of a specified event although the event may never happen, okay, कंडीशनल आपने लायबिलिटी बना दिया है। तो अगर कोई भी इंडोर्सर ऐसा कुछ भी करता है ना, अपनी लायबिलिटी को एक्सक्लूड कर देता है या उसे कंडीशनल बना देता है, देन ऑल इंटरमीडिएट इंडोर्सर्स आर लायबल टू हिम। जो भी इन बिटवीन, मतलब बिल पास ऑन होता हुआ आया है, तो जितने भी इंटरमीडिएट इंडोर्सर्स हैं वो सब उसको लायबल रहेंगे, पर वो किसी को लायबल नहीं रहे। उसने अपनी लायबिलिटी को क्या कर दिया है, एक्सक्लूड कर दिया है। तो जब मैं अपनी लायबिलिटी को एक्सक्लूड करूंगा तो आई विल राइट द वर्ड विदाउट रिकोर्स, या उसका एक दूसरा टेक्निकल टर्म है सेंस रिकोर्स, ओके। तो उसका बाद में किसी भी तरह का लायबिलिटी अराइज होता नहीं है ना। यहाँ पे देखो, ए इज द पे एंड होल्डर ऑफ अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। पे का मतलब वो रिसीवर है ना, उसको पैसा मिलने वाला है। एक्सक्लूडिंग पर्सनल लायबिलिटी बाय एन इंडोर्समेंट, उसने आगे ये बिल किसी को इंडोर्स कर दिया और उसमें अपनी पर्सनल लायबिलिटी को क्या कर दिया, एक्सक्लूड करके उसने वो इंस्ट्रूमेंट बी को दिया, बी ने वही इंस्ट्रूमेंट सी को दिया और सी वापस इस इंस्ट्रूमेंट को ए को देता है। इसे टेक्निकल टर्म्स में नेगोशिएशन बैक ऐसा भी कहा जाता है। अभी नॉर्मली नेगोशिएशन बैक में दो चीजें होती है ना। अगर बीच में कहीं पे भी कंडीशनल इंडोर्समेंट या अपनी लायबिलिटी को एक्सक्लूड करने वाला इंडोर्समेंट नहीं हुआ है, देन ऑल पार्टीज आर डिस्चार्ज्ड। ऑल पार्टीज आर, बिल घूम फिर के हमारे पास वापस आ गया तो सारी पार्टीज डिस्चार्ज हो जाएंगी अगर विदाउट रिकोर्स इंडोर्समेंट नहीं होगा तो। बट अगर विदाउट रिकोर्स वाला इंडोर्समेंट होगा तो सारी इंटरमीडिएट पार्टीज अभी भी लायबल रहेंगी। किसको? जिसने विदाउट रिकोर्स वाला इंडोर्समेंट किया होगा उसको, है ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, बिल घूम फिर के वापस ए के पास आया, पर यहाँ पे विदाउट रिकोर्स था। विदाउट रिकोर्स था तो सारी इंटरमीडिएट पार्टीज क्या होंगी, लायबल रहेंगी। ओके, सो ए इज नॉट ओनली री इंस्टेटेड इन हिज फॉर्मर राइट्स। फॉर्मर राइट्स मतलब पहले भी वो पेई था, अभी घूम फिर के वापस वो पेई बन रहा है क्योंकि वो बिल वापस उसके पास आ रहा है। ओके, बट फिर भी उसके पास एज एन इंडोर्सी, क्योंकि किसी ने उसको बिल दिया है तो उसके इंडोर्सी वाले राइट्स अवेलेबल हैं बी और सी के सामने। ध्यान रखना है, ये तभी पॉसिबल है जब ए ने इंडोर्समेंट करते वक्त विदाउट रिकोर्स इंडोर्समेंट किया हो। तो अगर उसने जनरल इंडोर्समेंट किया है
तो इसका ये मतलब है कि जो जितनी भी पार्टीज है A B C सब डिस्चार्ज हो जाएंगी, किसी का कोई लायबिलिटी आएगा नहीं। ओके, मूविंग ऑन। ये हमने आगे भी पढ़ा था, इंस्ट्रूमेंट ऑब्टेन्ड बाय अनलॉफुल मीन्स और फॉर अनलॉफुल कंसिडरेशन। तो अगर कभी कोई नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट हो जाता है, या तो आप वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट ऑब्टेन करते हो उसके मेकर, एक्सेप्टर या होल्डर के पास से, आपको या तो कोई खोया हुआ इंस्ट्रूमेंट मिलता है, या तो आपने उसके मेकर, प्रॉमिसरी नोट के मेकर के पास से या एक्सेप्टर के पास से या उसके होल्डर के पास से वो इंस्ट्रूमेंट ऑब्टेन किया है, बट कैसे? बाय एन ऑफेंस, बाय फ्रॉड और फॉर एन अनलॉफुल कंसिडरेशन। मतलब अभी आप होल्डर हैं, एज ऑफ नाउ यू आर द होल्डर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, पर आपको ये इंस्ट्रूमेंट मिला कैसे है? किसी का खो गया था तो मिला है, या तो आपने उसके मेकर या एक्सेप्टर के पास से किसी फ्रॉड या अनलॉफुल कंसिडरेशन के चलते ये इंस्ट्रूमेंट ऑब्टेन किया है। तो इसका इफेक्ट क्या होगा? नो पजेसर और इंडोर्सी। एज ऑफ नाउ आप पजेसर हो, होल्डर हो, इंडोर्सी ऑफ द इंस्ट्रूमेंट हो। ओके, जो पैसा क्लेम करने जाएगा, ऑब्वियस है, मुझे कोई चेक मिला है तो मैं पैसा क्लेम करने जा रहा हूं बैंक में। ओके, तो नो पर्सन इज एंटाइटल्ड टू रिसीव द अमाउंट ड्यू देयर ऑन। वो इंसान किसी के भी पास से पैसा लेने के लिए एंटाइटल्ड नहीं है, एलिजिबल नहीं है। ओके, किसके पास से पैसा लेना है? मेकर, एक्सेप्टर, होल्डर या किसी भी प्रायर पार्टी से वो पैसा लेने के लिए एलिजिबल नहीं है। नॉर्मल कंडीशन ये है, अनलेस सच पजेसर और इंडोर्सी, अगर वो पजेसर या इंडोर्सी ऐसा प्रूव कर दे दैट आई एम अ होल्डर इन ड्यू कोर्स। होल्डर इन ड्यू कोर्स कौन होता है? जिसने किसी वैल्यूएबल कंसिडरेशन के चलते हुए किसी के पास से इंस्ट्रूमेंट ऑब्टेन किया था, गुड टाइटल, सॉरी बेट, गुड इंटेंशंस बेटर फेथ, है ना, उस पे अगर आपने गुड फेथ पे ये इंस्ट्रूमेंट ऑब्टेन किया है, ऐसा अगर आप प्रूव कर सकते हो, देन एंड देन ओनली यू आर एंटाइटल्ड। मतलब आपको अगेन वापस ध्यान रखना है, अगर आपको कोई भी इंस्ट्रूमेंट मिला है या आपने किसी गलत वे से ऑब्टेन किया है, तो प्राइमा फेसी आप पैसा क्लेम करने के लिए नॉट एंटाइटल्ड, है ना, आप किसी से भी पैसा क्लेम नहीं कर सकते। बट अगर आप ये प्रूफ कर दो कि मैंने तो गुड फेथ में ये इंस्ट्रूमेंट लिया है, ओके, फॉर वैल्यूएबल कंसिडरेशन ये इंस्ट्रूमेंट लिया, तो ही कोर्ट आपको हेल्प करेगा इसके अकॉर्डिंग पैसा लेने के लिए। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इंस्ट्रूमेंट अक्वायर्ड आफ्टर डिसऑनर और व्हेन ओवरड्यू। आप होल्डर बने हो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के, बट कब? उसके डिसऑनर होने के बाद। डिसऑनर दो वजह से होता है, या तो नॉन एक्सेप्टेंस की वजह से या नॉन पेमेंट की वजह से, है ना, हम ऑलरेडी आगे पढ़ चुके हैं। जब हमने प्रेजेंटमेंट वाला टॉपिक पढ़ा था तब ये डिस्कस किया था कि डिसऑनर नॉन एक्सेप्टेंस की वजह से होता है या नॉन पेमेंट की वजह से होता है। ओके, तो अगर आपको कोई भी इंस्ट्रूमेंट, वो इंस्ट्रूमेंट डिसऑनर होने के बाद मिलता है, ओके, डिसऑनर कौन सी वजह से हुआ है? आइदर बाय नॉन एक्सेप्टेंस और बाय नॉन पेमेंट विथ नोटिस देयर ऑफ। मतलब यहां तक आपको एक साथ पढ़ना है कि आपको पता है कि ये डिसऑनर हो चुका है। ओके, या तो आपको ये इंस्ट्रूमेंट अभी तक डिसऑनर नहीं हुआ है, या तो नॉन एक्सेप्टेंस की वजह से या नॉन पेमेंट की वजह से, द इंस्ट्रूमेंट हैज नॉट बीन डिसऑनर्ड। बट जब वो ओवर ड्यू हो चुका हो, ओवर ड्यू होने का मतलब क्या है? मान लो कि किसी ने जनवरी 20 को, 20 जनवरी 2024 को कोई बिल ड्रॉ किया है 4 महीने के लिए, इट हैज बीन ड्रॉन फॉर अ पीरियड ऑफ 4 मंथ्स, है ना, तो इसका मैच्योरिटी डेट कौन सा आएगा?
23 ये डेट ऑलरेडी जा चुका है, मतलब ये बिल मेच्योर हो चुका है, डिस्चार्ज नहीं हुआ है। मेच्योर मतलब उसका, जैसे मान लो कि किसी स्टूडेंट ने मुझे चेक दिया 21 मई का, पर मैंने कल ही वो बैंक में डिपॉजिट किया, तो वो मेच्योर तो कब हो गया था? 21 मई को, बट आई डिपॉजिटेड द चेक यस्टरडे। ओके, इसका क्या मतलब होगा कि आपका बिल ऑफ एक्सचेंज ओवर ड्यू हो चुका है। ओके, तो उसके पास क्या राइट है? हैज ओनली एज अगेंस्ट द अदर पार्टीज द राइट्स thereon ऑफ हिज ट्रांसफरर। मतलब क्या है? मान लो कि ये बिल आपको डी के पास से मिला है ना, तो डी इंडोसर है, तो वो ट्रांसफरर भी होगा, और आप ई हैं, आप इंडोर सी हैं। ओके, तो इंडोर सी के क्या राइट्स होंगे उसके बारे में डिस्कशन है। तो इंडोर सी विल गेट द सेम राइट्स एज वर अवेलेबल टू द इंडोर सर। मतलब अगर इंडोर सर के पास आगे के लोगों के ऊपर क्लेम करने का या केस करने का राइट था, तो वही राइट ई को भी मिलेगा। इज इट ओके? द लास्ट इंडोर सी विल गेट द सेम राइट्स एज द ट्रांसफरर। हाँ, आपको ये ट्रांसफरर मतलब क्या है? डी के पास से ट्रांसफर होके आपके पास आया है, तो आप ट्रांसफर ही है, और वो ट्रांसफरर है। तो ट्रांसफरर के जो भी राइट्स होंगे वही सेम राइट्स आपको भी अवेलेबल होंगे, प्रोवाइडेड दैट एनी पर्सन हु इन गुड फेथ who in good faith and for consideration becomes the holder after maturity of a promissory note, bill of exchange drawn or accepted without consideration। ध्यान रखना है, तो दो जगह पे इधर वर्ड्स थोड़े कंफ्यूजिंग है ना। पहले क्या लिखा है? व्हाट इज द फर्स्ट थिंग? कि आपने गुड फेथ में और फॉर कंसिडरेशन कोई बिल ऑफ एक्सचेंज ऑब्टेन किया है या प्रॉमिसरी नोट ऑब्टेन किया है। पर वो जब ड्रॉ हुआ था तब कैसा था? इट वॉज विदाउट कंसिडरेशन। ओके, तो उसको अकोमोडेशन बिल कहा जाता है। एक्सप्लेन फॉर द पर्पस ऑफ एनेबलिंग सम पार्टी देयर टू रेज मनी देयर ऑन may recover the amount of the note or bill from any prior party। मतलब क्या है? सपोज ए ने बी के ऊपर बिल ड्रॉ किया, बी ने वो एक्सेप्ट कर लिया। अभी बात यह है कि ए और बी के बीच में कोई भी गुड्स सर्विस या एसेट का कोई डील ही नहीं है ना। यहाँ पे अकोमोडेशन बिल ड्रॉ हुआ था, मतलब कि किसी और को पैसों की जरूरत है। लेट्स से ए इज इन नीड ऑफ मनी और बी इज इन नीड ऑफ मनी, या बोथ आर इन नीड ऑफ मनी। तो उन्होंने डिसाइड किया कि मैं आपके ऊपर बिल ड्रॉ करता हूं, आप एक्सेप्ट करना, और फिर मैं ये बिल बैंक से डिस्काउंट करवा दूंगा। ओके, तो ए ने ये बिल क्या करवा दिया? डिस्काउंटेड विद दी बैंक। तो अभी के लिए ये कैसा बिल है? ये विदाउट कंसिडरेशन, क्योंकि किसी ने कोई गुड्स या सर्विस किसी को प्रोवाइड किया नहीं। फिर उन लोगों ने अपनी अपनी अरेंजमेंट के हिसाब से पैसा डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। जो मैच्योरिटी डेट पे बी पे करेगा, वो विल पे द बिल बी, पर वो ए से पैसा लेके पे करेगा। ऐसा उन लोगों के बीच में अंडरस्टैंडिंग है। ओके, ये है अकोमोडेशन बिल। अब मान लो कि अगर कोई इंसान ये बिल ऑब्टेन करता है, ओके, अभी के लिए बिल अकोमोडेशन मान लो कि डिस्काउंट नहीं हुआ है, और ए ने ये बिल किसी को एंडोर्स कर दिया, तो ए बिकम्स एंडोर्सर एंड लेट्स से सी बिकम्स एंडोर्सी। अब सी ने तो ए को गुड्स बेचा था, मतलब यहां से यहां जो जा रहा है वो तो फॉर कंसिडरेशन है। तो यहाँ पे सी के क्या राइट्स होंगे ना, उसके बारे में डिस्कशन है। व्हाट आर द राइट्स अवेलेबल टू सी? तो यहाँ पे ऐसा लिखा है दैट दिस पर्सन, यहाँ पे एनी पर्सन हु इन गुड फेथ, मतलब यहाँ पे सी ने तो ए को गुड्स बेचा है, तो वो बिल ऑब्टेन कर रहा है। कैसे ऑब्टेन कर रहा है? फॉर इन गुड फेथ एंड फॉर कंसिडरेशन। ओके, उसके पास क्या राइट है?
may recover the amount of the promissory note or bill from any prior party, मतलब वो A से भी ऑब्टेन कर सकता है और B से भी ऑब्टेन कर सकता है, उसके पास सबके अगेंस्ट राइट अवेलेबल है। ओके, चलो ये एग्जांपल है। Even the acceptor of a bill of exchange, when he accepted it, deposited with the drawer certain goods as a collateral security। collateral मतलब देखो, एक तो बिल एक्सेप्ट किया वो एक सिक्योरिटी हो गई, और गुड्स दिए वो कोलैटरल एडिशनल सिक्योरिटी हो गया। और ड्रॉवर को क्या पावर दे दी है कि अगर बिल मैच्योरिटी डेट पे ना हुआ तो आपके पास गुड्स बेचने का अधिकार है, और उस गुड्स को बेच के जो भी पैसा आए वो आप अपने डेट के लिए सेटलमेंट कर सकते हो। चलो, बिल मैच्योरिटी डेट पे नहीं हुआ, ओके, गवर्नर ने वो सारे गुड्स किसी को बेच दिए, ओके, एंड रिटेन द प्रोसीड्स, पर उसने ये बिल इंडोर्स कर दिया ए को, एंड एज टाइटल is subject to the objection as the drawer's title। है ना, समझना, देखो क्यों ये बिल विदाउट कंसिडरेशन है, समझना। या लेट्स से ए ने बी के ऊपर बिल ड्रॉ किया है, ओके, पर इसके साथ साथ क्या किया है, कोलैटरल सिक्योरिटी भी तो दिया है ना, ओके, और बी ने मैच्योरिटी डेट पे पैसा नहीं दिया, ए ने कोलैटरल को सेल करके अपना पैसा रिकवर कर लिया। अब वो उसको बिल एंडोर्स करने की एज सच कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पे मैं ए का एग्जांपल लेके बता रहा हूँ, पर आपको समझना है, ओके। एज सच उसको बिल आगे बढ़ाने की कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि उसको उसका पैसा मिल चुका है, पर फिर भी वो बिल एंडोर्स कर देता है किसी को। तो इंडोर्सी के राइट्स क्या होंगे उसके बारे में डिस्कशन, दिस वी हैव ऑलरेडी कवर्ड अप, ओके। चलो, नेक्स्ट इज इंस्ट्रूमेंट नेगोशिएबल टिल पेमेंट और सेटिस्फेक्शन। इंस्ट्रूमेंट देखो, बिफोर मैच्योरिटी या आफ्टर मैच्योरिटी, कौन आफ्टर मैच्योरिटी भी इसको इंडोर्स कर सकता है उसके ऊपर डिस्कशन है। तो मैच्योरिटी से पहले तो कोई भी किसी को भी इंडोर्स कर सकता है, पर मैच्योरिटी के बाद मेकर, ड्रॉई या एक्सेप्टर उसको फर्दर इंडोर्स नहीं कर सकते। ध्यान रखना है, अगर मैं किसी प्रॉमिसरी नोट का मेकर हूं या ड्रॉई हूं या एक्सेप्टर हूं, तो मैं उसको मैच्योरिटी के बाद इंडोर्स नहीं करता हूं, ओके। बट अगर मैं इन लोगों में से नहीं हूं, देन लेट्स से आई एम अ ड्रॉवर ऑफ द बिल, ओके, तो आई कैन इंडोर्स द बिल इवन आफ्टर मैच्योरिटी। कब तक उसको इंडोर्स कर सकते हैं, कितना तक कंटिन्यू कर सकते हैं, टिल द पेमेंट और सेटिस्फेक्शन देयर ऑफ। हम कब तक उसको इंडोर्स कर सकते हैं, जब तक कि ये बिल का पेमेंट न हो जाए तब तक इसको, इवन दो आफ्टर मैच्योरिटी, मैच्योरिटी के बाद भी हम उसको इंडोर्स कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है कैंसलेशन ऑफ बिल। ये इसको हम यहां से अभी के लिए कैंसिल कर देते हैं, आगे के डिस्कशन में एनीवे आने वाला है, नेक्स्ट टॉपिक में वही है, ओके, तो वहां पे कंटिन्यूएशन में पढ़ेंगे। द नेक्स्ट टॉपिक कम्स अप इज नेगोशिएशन बैक। ओके, नेगोशिएशन बैक का मतलब क्या होगा, ए ने बिल बी को ड्रॉ किया, बी ने एक्सेप्ट किया, और ए ने ये बिल सी को दिया, वहां से डी ई एफ जी वापस ए के पास आ गया, तो ये बिल को क्या कहा जाएगा, नेगोशिएशन बैक, ओके। नेगोशिएशन बैक में दो पॉसिबिलिटी है। नेगोशिएशन बैक तभी होगा जब बिल इंडोर्स होते होते वापस आया है। तो अगर आपने, मतलब इसमें से किसी ने भी विदाउट रिकोर्स अगर बिल को एंडोर्स किया होगा, ओके, तो ऑल प्रायर पार्टीज आर लायबल। मैंने अभी ये टॉपिक पढ़ा दिया है आपको, ऑल प्रायर पार्टीज आर लायबल। बट अगर ऐसा कोई कंडीशन नहीं रखा है कि मैं ये जो इंडोर्समेंट कर रहा हूँ वो विदाउट रिकोर्स है, तो इन दैट केस में ऑल पार्टीज आर डिस्चार्ज, क्योंकि वो बिल घूम फिर के वापस किसके पास आ गया, ड्रॉवर के पास। ऑल पार्टीज आर डिस्चार्ज, अगर विदाउट रिकोर्स इंडोर्समेंट हुआ, ऑल प्रायर पार्टीज आर लायबल, और विदाउट रिकोर्स इंडोर्समेंट नहीं है
then all prior parties or let's say all parties are discharged, है ना, यही यहाँ पे लिखा हुआ है. Am I clear? देखो लिखा है the person who becomes the holder in due course under the negotiation bank cannot make any of the intermediate endorsers liable, है ना, लाइबल नहीं बना सकता है उसका. बट ऑब्वियस मीनिंग क्या है, दैट ऑल द पार्टीज आर डिस्चार्ज्ड. ओके, बट अगर उसने ये वाला वर्ड यूज किया है तो इन दैट केस क्या होगा, जैसा मैंने बताया, ऑल प्रायर पार्टीज आर लाइबल. ओके, he can recover the amount from all or any one of them. चलो, liability of parties again pretty much important. Okay, let's quickly discuss the same. Liability of the drawer. The drawer of a bill of exchange or a check is bound in case of dishonor by the drawee or acceptor thereof to compensate the holder provided ड्यू नोटिस. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. हर बार जब भी कोई बिल ऑफ एक्सचेंज या कोई भी चेक डिसऑनर होता है तो उसका ड्यू नोटिस, जो उसका तरीका है नोटिंग करने का, नोटिफाई करने का, इंफॉर्मेशन देने का, वो फुलफिल होना चाहिए, तो ही आप किसी को लायबल बना सकते हो. ओके, तो यहाँ पे ड्रॉवर ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज या चेक कब लायबल होंगे, तो यहाँ पे हो क्या रहा है, मैंने बिल ड्रॉ किया था, किसी ने एक्सेप्ट किया, फिर मैंने ये बिल इंडोर्स कर दिया, आगे बढ़ते बढ़ते वो कहीं पहुंचा है. ओके, और वो इंसान जब बैंक में पैसा लेने जाता है और उसको पैसा नहीं मिला, डिसऑनर हुआ, तो उस केस में मैं तो ड्रॉवर हूं, मैं क्रेडिटर था, मैं लायबल रहूंगा. आई विल रिमेन लायबल प्रोवाइडेड देयर वाज ड्यू नोटिस ऑफ डिसऑनर, है ना, ये ध्यान रखना है. अगर आपने ड्यू नोटिस ऑफ डिसऑनर नहीं दिया है तो आप पार्टीज को लायबल नहीं बना सकते. नेक्स्ट टॉपिक कम्स, तो इधर हमने ड्रॉवर का लायबिलिटी देखा था, अभी ड्रॉई ऑफ अ चेक. तो ड्रॉई कौन होता है? ओके, मैंने एक चेक दिया किसी को, ओके, और मेरा अकाउंट आईडीबीआई बैंक में है, तो मैं ड्रॉवर बनूंगा. ये डी है वो पेई बनेगा, और मैंने ये चेक किसके ऊपर ड्रॉ किया था, आईडीबीआई के ऊपर, तो वो ड्रॉई है. तो ऑब्वियस है कि मैंने किसी को 10,000 रुपए का चेक दिया है और मेरे अकाउंट में ऑन दैट गिवन डे 10,000 रुपीज के अकॉर्डिंग बैलेंस था, सफिशियंट बैलेंस था, लेट्स से 30-40,000 बैलेंस था. ओके, तो ड्रॉई की क्या जिम्मेदारी है बैंक की, कि वो ड्यूली पेमेंट कर दे. मान लो कि बैंक की गलती की वजह से डी को पैसा न मिले, तो ऑब्वियसली डी विल क्लेम अगेंस्ट मी, एम से वो क्लेम करेगा मेरे पास से, है ना. तो मैं उसको पैसा तो दे दूंगा, पर आई विल लेट्स से गेट कॉम्पनसेशन फ्रॉम द आईडीबीआई बैंक, क्योंकि उन्होंने बिना किसी वैलिड रीजन के डिसऑनर किया है. दे हैव डिसऑनर्ड माय चेक, उन्होंने डी को पेमेंट नहीं किया, मतलब उन्होंने डिसऑनर किया है, पर डिसऑनर करने के लिए उनके पास कोई वैलिड रीजन नहीं था. तो वहां पे ड्रॉई का लायबिलिटी है दैट दे विल बी लायबल टू कंपनसेट टू द ड्रॉवर फॉर एनी लॉस और डैमेज. क्योंकि एक तो पेनल्टी लगती है, कभी कभी ड्रॉई बहुत, सॉरी, पेई जो भी होता है वो आपको कोर्ट ऑफ लॉ तक लेके जाए, आपकी गुडविल डैमेज हो, बहुत सारी चीजें हो सकती. तो इसमें आपका जहां पे भी जो भी नुकसान हुआ है वहां पे बैंक की गलती थी, तो यू कैन क्लेम द कॉम्पनसेशन फ्रॉम द बैंक. ओके, नेक्स्ट टॉपिक दैट कम्स अप इज लायबिलिटी ऑफ द मेकर ऑफ अ नोट. तो मेकर यहाँ पे कौन होता है, डेटर, एंड एक्सेप्टर ऑफ द बिल, वो भी कौन होगा, डेटर. Okay, so in the absence of contract to the contrary, the maker of a promissory note and the acceptor of a bill are bound to pay the amount at maturity. तो ऑब्वियस है, अगर आपने किसी को प्रॉमिसरी नोट दिया है और ऐसा कहा है कि मैं आपको 30 तारीख को पैसा दे दूंगा, ओके, तो अब उसकी ये जिम्मेदारी है डेटर कि वो अपरेंट टेनर के अकॉर्डिंग मैच्योरिटी डेट पे पैसा दे दे. ओके, और जो बिल ऑफ एक्सचेंज वाला है वो दो टाइम पे, एट और आफ्टर मैच्योरिटी, माने एट मैच्योरिटी भी लायबल है और आफ्टर मैच्योरिटी भी लायबल है.
पर आफ्टर मैच्योरिटी के टाइम पे तो वो ऑन डिमांड इंस्ट्रूमेंट हो जाएगा, क्योंकि एनीवे वो बिल मैच्योर हो चुका है, तो वो ऑन डिमांड हो जाएगा। और अगर पेमेंट करने में किसी भी तरह का डिफॉल्ट हुआ और ड्रॉवर को किसी भी तरह का नुकसान हुआ, ओके, तो इन दैट केस या पेई को किसी भी तरह का नुकसान हुआ, तो आपको कंपनसेट करना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट, लायबिलिटी ऑफ द इंडोर्सर, ये हमने पढ़ लिया है ऑलरेडी। वापस क्या लिखा है, इन द एब्सेंस ऑफ एनी कॉन्ट्रैक्ट टू द कॉन्ट्रैक्ट, जो कोई भी इंसान अपने पास आए हुए बिल ऑफ एक्सचेंज, प्रोमिसरी नोट या चेक को फर्दर इंडोर्स कर देता है, पर कब, मेच्योरिटी से पहले, और उसमें वो अपनी लायबिलिटी को रिस्ट्रिक्ट या कंडीशनल नहीं बना रहा है। माने विदाउट रिकोर्स नहीं है, विथ रिकोर्स। विथ रिकोर्स का मतलब क्या है कि मैं ये बिल आपको इंडोर्स तो कर रहा हूं, अगर आपको पैसा न मिले तो आप मेरे पास वापस आ सकते हैं, उसको बोलते हैं विथ रिकोर्स। ओके, तो यहाँ पे उसने किसी भी तरह का ऐसा इंडोर्समेंट नहीं किया है जिससे वो अपनी लायबिलिटी को रिस्ट्रिक्ट कर रहा है, उसने ऐसा कोई कंडीशन नहीं रखा है। तो अगर बिल डिसऑनर होता है, आपने कोई बिल इंडोर्स किया है और वो डिसऑनर होता है, ओके, तो आपकी लायबिलिटी बनती है अगेन टू कंपनसेट। बट अगर आपने विदाउट रिकोर्स कर दिया तो उसके बाद से आपकी कोई लायबिलिटी आएगी नहीं। ओके, यहाँ पे जो लायबिलिटी है मतलब कब, जब आपने अपनी लायबिलिटी को एक्सक्लूड न किया हो, ठीक है ना, विदाउट एक्सप्रेसली एक्सक्लूडिंग हिज लायबिलिटी, तो इन दैट केस आपको क्या करना पड़ेगा, कॉम्पनसेट करना पड़ेगा। पर अगेन हर बार ये कंडीशन तो इंपॉर्टेंट रहेगा ही, ड्यू नोटिस ऑफ डिसऑनर हैज बीन गिवन। ओके, नेक्स्ट टॉपिक, liability of prior parties to HDC holder in due course। ओके, तो सीधी बात है, अगर आप HDC हैं तो आप आगे वाली हर पार्टी को लायबल बना सकते हैं। बिल घूमते घूमते आपके पास आया है, A to B, B to C, C to D, है ना, तो आप अभी HDC हैं और आप हर प्रायर पार्टी को लायबल बना सकते हैं। कब तक, जब तक कि इंस्ट्रूमेंट ड्यूली सेटिस्फाई ना हो जाए। एवरी प्रायर पार्टी इज लायबल। ओके, चलो, मेकर, ड्रॉवर एंड एक्सेप्टर प्रिंसिपल्स। द मेकर ऑफ अ प्रॉमिसरी नोट और चेक, ड्रॉवर ऑफ अ बिल, अंटिल एक्सेप्टेंस। देखो, एक्सेप्टेंस तक कौन लायबल है, ड्रॉवर, और एक्सेप्टेंस के बाद एक्सेप्टर, दे आर ऑल लायबल एज व्हाट, प्रिंसिपल डेटर्स, एंड अदर पार्टीज आर श्योरिटीज। मतलब ये बिल घूमते घूमते कहीं आगे पहुंचा है तो आपका लायबिलिटी, मेकर ऑफ द प्रॉमिसरी नोट, ऑफ अ चेक एंड ड्रॉवर ऑफ अ बिल, कब तक, जब तक कि बिल एक्सेप्ट ना हो, और एक्सेप्ट होने के बाद एक्सेप्टर विल रिमेन लायबल एज अ प्रिंसिपल डेटर। तो ऑब्वियस है ना, वो तो प्रिंसिपल डेटर है ही। मैं प्रॉमिसरी नोट बना रहा हूँ तो मैं डेटर हूँ, मैं चेक लिख रहा हूँ तो मैं चेक ऑब्वियसली कब लिखता हूँ, क्योंकि मैं डेटर हूँ। और मैंने अगर बिल ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्ट किया है तब भी मैं डेटर हूं। ओके, सो आपका लायबिलिटी रहेगा, और बाकी सब लोग जो हैं, ओके, दे आर श्योरिटी फॉर यू, दे विल बिकम श्योरिटी फॉर द मेकर, ड्रॉवर और एक्सेप्टर। इसका एग्जाम्पल पढ़ने वाले हैं हम लोग। सो प्रायर पार्टी, अ प्रिंसिपल डेटर इन रिस्पेक्ट ऑफ ईच सब्सिक्वेंट पार्टी। हर एक सब्सिक्वेंट पार्टी के लिए जो प्रायर पार्टी है वो प्रिंसिपल डेटर रहेगा। ओके, देखते हैं एग्जांपल इसका। ए ड्रॉज अ बिल टू इज पेबल टू हिज ओन ऑर्डर ऑन बी। ए ने बिल बी के ऊपर ड्रॉ किया, बी ने एक्सेप्ट कर लिया, ए ने ये बिल सी को दिया, वहां से डी के पास गया, वहां से ई के पास गया, सॉरी, तो ई और बी के बीच में, है ना, बिटवीन ई एंड बी, तो ई से पहले ई एंड बी के लिए क्या होगा, ई के लिए प्रायर पार्टी बी हो जाएगा, बी इज अ प्रिंसिपल डेटर। ओके, एंड बाकी के तीन लोग ए, सी एंड डी आर श्योरिटी। थोड़ा ध्यान रखना है, बिटवीन ई एंड ए, तो ई तो लास्ट पार्टी है, प्रायर पार्टी कौन होगा, ए बिकम्स अ प्रिंसिपल डेटर।
okay, and C and D are surety, and between E and C is the principal debtor and D is the surety. okay, थोड़ा ध्यान रखना है. Suretyship, again we have already discussed in the earlier example कि जो भी इंटरमीडिएट पार्टीज होंगी वो सब बाकी लोगों के लिए श्योरिटी रहेंगी. ओके, डिस्चार्ज ऑफ एंडोर्सर्स लायबिलिटी, मैंने आपको आगे कंडीशनल एंडोर्समेंट कट करवाया था. ओके, वो ये वाला है. Where the holder of a negotiable instrument without the consent of conditional नहीं, cancellation of endorsement मैंने आगे कैंसिल करवाया था. तो इसका यही मतलब है कि जब भी कोई होल्डर ऑफ अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट प्रायर पार्टी के कंसेंट के बिना, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में समझाते वक्त बोला था कि अगर आप किसी को बिल ऑफ एक्सचेंज करने एक्सेप्ट करने का टाइम दे रहे हो तो दैट टाइम पीरियड इज ऑफ 48 आवर्स. नाउ लेट्स सी इफ यू आर गिविंग मोर टाइम, तो आप दे सकते हो, ज्यादा टाइम देने में प्रॉब्लम नहीं है, पर आपको आपकी प्रायर पार्टीज को पूछ के ज्यादा टाइम देना है. यू आर सपोज टू लेट्स से आस्क दी प्रायर पार्टीज कि जो मैं डेटर के पास से पैसा लेने को बोल रहा हूं तो उनको ये बिल ऑफ एक्सचेंज को एक्सेप्ट करने में थोड़ा टाइम चाहिए, या इस बिल का पेमेंट करने के लिए वो लोग 7 दिन का एक्स्ट्रा टाइम मांग रहे हैं, तो वो टाइम देने में प्रॉब्लम नहीं है, बट वी हैव टू आस्क दी प्रायर पार्टीज. अब यहाँ पे क्या हो रहा है, आपने बिना आगे वाले लोगों को पूछे विदाउट द कंसेंट ऑफ द एंडोर्सर, एंडोर्सर प्रायर पार्टी होता है. ओके, वो एंडोर्सर की रेमेडी को डिस्ट्रॉय कर देता है, डैमेज कर देता है, तो एंडोर्सर क्या हो जाएगा. नॉर्मली क्या बताया अभी आगे के केस में, हर प्रायर पार्टी को लायबल रहना पड़ेगा अगर उसने विदाउट रिकोर्स ना लिखा हो तो. पर यहाँ पे क्या हो गया, एचडीसी की गलती है, हु इज मेकिंग अ मिस्टेक. ए draws a bill on B, endorses it to C, to D, to E, और अब E यहाँ पे पैसा क्लेम करने जा रहा है B के पास से. ओके, तो B ने उसके लेट से बिल ऑफ एक्सचेंज को एक्सेप्ट करने के लिए कंडीशन रखी या पेमेंट करने के लिए कोई कंडीशन रखी, टाइम ज्यादा मांगा, तो E हैज राइट टू डू दैट थिंग, वो कर सकता है, पर प्रायर पार्टीज को पूछने के बाद. अगर उसने प्रायर पार्टीज को पूछे बिना बी को टाइम दे दिया तो इसकी वजह से नुकसान किसका है, ए सी और डी का है. ओके, उनके रेमेडीज को डैमेज हो जाएगा. अब हर प्रायर पार्टी माने पहले ए और सी के बीच में ए एंडोर्सर था, सी और डी के बीच में सी एंडोर्सर है, डी और ई के बीच में डी एंडोर्सर है. हर प्रायर एंडोर्सर अपनी लायबिलिटी में से फ्री हो जाए अगर ई ने दैट इज होल्डर ने बी को कोई फ्रीडम दिया पर बिना आगे वाले इंडोर्सर्स को पूछे. ओके, देखो क्या लिखा है, दिस इन दिस बिल ए पुट्स इन सूट अगेंस्ट ई एंड स्ट्राइक्स आउट, देखो ध्यान रखना, विदाउट ईज कंसेंट. अभी ए होल्डर है तो ए को बाकी के लोगों का कंडीशन कंसेंट लेना चाहिए, पर ए ने ई का कंसेंट लिए बिना सी और डी का इंडोर्समेंट कैंसिल कर दिया, तो अब ए ई के पास से कोई भी अमाउंट रिकवर नहीं कर पाएगा क्योंकि उसने उसका कंसेंट लिया नहीं था. ई फ्री हो गया, डिस्चार्ज हो गया. ओके, एक्सेप्टर इज बाउंड ऑल्दो इंडोर्समेंट इज फॉर्ज्ड. ओके, भले इंडोर्समेंट फॉर्ज्ड हो पर फिर भी एक्सेप्टर तो बाउंड रहेगा ही. ओके, दैट इज व्हाट इज सेड ओवर हियर. अगेन गुड फेथ है, बोनाफाइड इंटेंशंस होने चाहिए. एक्सेप्टेंस ऑफ अ बिल ड्रॉन इन अ फिक्टिशियस नेम, कोई बिल ऐसा था जो किसी फिक्टिशियस नेम में ड्रॉ हुआ था जिसके एग्जिस्टेंस के बारे में हमें पता ही नहीं, एंड पेएबल टू द ड्रॉवर्स ऑर्डर इज नॉट बाय रीजन ऑफ सच दैट बाय रीजन दैट सच नेम इज फिक्टिशियस रिलीव्ड फ्रॉम लायबिलिटी टू एनी एचडीसी, इवन दो द बिल वाज ड्रॉन इन अ फिक्टिशियस नेम, पर किसी ने उसको एक्सेप्ट कर लिया था. ओके, तो एक्सेप्टर अब लायबल हो गया, एक्सेप्टर विल बिकम लायबल टू द होल्डर इन ड्यू कोर्स.
So far we have covered the topic of इंडोर्समेंट. ओके, यहाँ पे आपका इंडोर्समेंट वाला टॉपिक खत्म होता है. नाउ वी आर मूविंग फर्दर विद द टॉपिक, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज डिसऑनर ऑफ अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट. है ना, मैंने आपको जब प्रेजेंटमेंट का टॉपिक पढ़ाया था तब एनीवे डिस्कस किया था कि जब कोई भी प्रॉमिसरी नोट या चेक होता है तो इट इज स्ट्रेट अवे प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट. और अगर पेमेंट करने से मना हो गया तो वो क्या हो जाएगा, डिसऑनर. बट डिसऑनर की वजह क्या होगी, बाय नॉन पेमेंट. ये मैं पहले लिख चुका हूं ऑलरेडी. अगर कोई बिल ऑफ एक्सचेंज है, कोई बिल ऑफ एक्सचेंज है तो पहले आपको उसका एक्सेप्टेंस करवाना पड़ेगा और सब्सिक्वेंटली वो पेमेंट होगा. अब मान लो कि एक्सेप्टेंस हो गया तो प्रॉब्लम नहीं, नहीं हुआ तो भी क्या हो जाएगा, डिसऑनर. और डिसऑनर होने की वजह क्या है, बाय नॉन एक्सेप्टेंस. मान लो कि बिल ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्ट हो गया तो अब बात आएगी पेमेंट के बारे में. पेमेंट हो गया तो डिस्चार्ज हो जाएगा, और पेमेंट नहीं हुआ तो डिसऑनर. पर डिसऑनर बाय नॉन पेमेंट. तो आपको डिसऑनर वर्ड अलग है, डिस्चार्ज वर्ड अलग है, दोनों ध्यान से पढ़ना है. पहला है डिसऑनर बाय नॉन एक्सेप्टेंस. A bill of exchange is said to be dishonored by non-acceptance in one of the following ways. Okay, when a bill is duly presented for acceptance, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, बिल इज प्रेजेंटेड फॉर एक्सेप्टेंस. प्रोमिसरी नोट और चेक में एक्सेप्टेंस की जरूरत नहीं होती. ओके, और अगर जो ड्रॉई है वो रिफ्यूज कर देता है एक्सेप्टेंस विद इन 48 आवर्स फ्रॉम द टाइम ऑफ प्रेजेंटमेंट. 48 आवर्स कब से गिना जाएगा, फ्रॉम द टाइम ऑफ प्रेजेंटमेंट. तो उसे कहा जाएगा बिल इज डिसऑनर्ड. और डिसऑनर्ड होने की वजह क्या है, डिसऑनर बाय नॉन एक्सेप्टेंस. ओके, नेक्स्ट है प्रेजेंटमेंट इज एक्सक्यूज्ड. किसी भी वजह से प्रेजेंटमेंट करना, मतलब लेट्स से यू आर फ्री फ्रॉम प्रेजेंटिंग द बिल, तो उस केस में भी डिसऑनर होगा. अगर ड्रॉई इनकम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट है, ड्रॉई फिक्टिशियस पर्सन है, ड्रॉई मिल नहीं रहा है, ड्रॉई could not be find after reasonable search, and when a drawee gives a qualified acceptance. qualified acceptance का मतलब क्या है कि आपने 48 आवर्स का टाइम दिया है, तो जो ड्रॉई है वो क्या बोल रहा है, फिर मुझे 96 आवर्स का टाइम चाहिए, है ना. मैं आपको एक्सेप्ट करूंगा बट विद इन अ पीरियड ऑफ लेट्स से 96 आवर्स. और मे बी लेट्स से के ड्रॉई ने ऐसा कहा कि आई विल पे, बट आई विल पे इन इंस्टॉलमेंट्स. आई विल पे बट not on this date but this date. I will pay but let's say not at this place and such other place. तो उन सबको qualified acceptance कहा जाता है. हमने ये वाला टॉपिक भी आगे कवर अप किया हुआ है आगे के वीडियोस में, कब कब कोई भी एक्सेप्टेंस क्वालिफाइड होता है उसके बारे में डिस्कशन था. तो यहाँ पे होल्डर के पास राइट है, द होल्डर मे ट्रीट द इंस्ट्रूमेंट एज डिसऑनर. The effect of dishonor by non-acceptance is that the holder can start an action against the drawer and the endorsers and did not wait for the maturity. क्योंकि वो बिल एक्सेप्ट ही नहीं हुआ तो मैच्योरिटी तक तो जाने की बात ही नहीं है. The holder will start taking action against the endorser and drawer. Dishonor by non-payment. Okay, a promissory note, bill of exchange and check is said to be dishonored by non-payment when, अभी देखो, नॉन एक्सेप्टेंस में खाली बिल ऑफ एक्सचेंज के बारे में डिस्कशन था, नॉन पेमेंट में तीनों के बारे में डिस्कशन, प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज एंड चेक. क्योंकि पेमेंट तो सबका होना चाहिए. ओके, नॉन तो डिसऑनर बाय नॉन एक्सेप्टेंस कब होगा, व्हेन द पर्सन मेक्स डिफॉल्ट इन पेमेंट. ओके, अगेन अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इज डिसऑनर्ड बाय नॉन पेमेंट व्हेन प्रेजेंटमेंट फॉर पेमेंट इज एक्सक्यूज्ड. वो प्रेजेंटमेंट फॉर पेमेंट कब एक्सक्यूज हो जाता है,
जब सामने वाला इंसॉल्वेंट हो जाए, ओके, एंड द बिल रिमेन्स अनपेड, ओके। अगर प्रॉमिसरी नोट or bill of sorry promissory note was sent by registered post and the party liable refused to receive the post, तो उसे भी क्या कहा जाएगा, डिसऑनर। अगेन डिसऑनर हो गया है तो आप सामने वाली पार्टी के सामने एक्शन ले सकते हो, यू कैन स्टार्ट टेकिंग द एक्शन बट नॉट राइट अवे। उसके लिए आपको कुछ कुछ फॉर्मेलिटीज पूरी करनी पड़ेंगी और उसमें सबसे पहला फॉर्मेलिटीज है कि आपको नोटिस देना पड़ेगा, यू विल हैव टू गिव notice of dishonor, okay। So when negotiable instrument is dishonored either by non acceptance or by non payment, ध्यान रखना, the holder must give a notice to the drawer or previous holder। अगर आप बिना नोटिस के केस कर देते हो तो सामने वाला इंसान फ्री हो जाएगा, आपको पहले तो उसको क्या करना पड़ेगा, यू विल हैव टू गिव अ नोटिस कि देखो भाई आपका जो चेक आपने मुझे दिया था वो डिसऑनर हो चुका है, ओके, और मैं अब आपसे पैसों की डिमांड कर रहा हूँ। अगर हम फेल हो जाते हैं, मतलब नोटिस नहीं देते, ओके, ही विल फोरफिट हिज राइट ऑफ एक्शन अगेंस्ट प्रायर पार्टीज। बिना नोटिस दिए आप आगे बढ़ जाते हो तो आपका हर प्रायर पार्टी के सामने आपको जो राइट अवेलेबल था केस करने का, पैसा लेने का, कोई भी राइट था, वो सब फोरफिट हो जाएंगे, ओके। व्हाट इज द पर्पस ऑफ नोटिस ऑफ डिसऑनर, ऑब्जेक्ट का मतलब क्या है, पर्पस, रीजन, ओके। तो हम क्या करना चाहते हैं, द रीजन इज टू इन्फॉर्म और लेट्स से वॉर्न द पार्टी टू द और द पर्सन लायबल अबाउट द डिसऑनर, मैं आपको इन्फॉर्म कर दिया। ऑल्सो इन द केस ऑफ ड्रॉअर टू एनेबल हिम टू प्रोटेक्ट हिमसेल्फ एज अगेंस्ट द ड्रॉई हु हैज डिसऑनर्ड द बिल। ड्रॉवर अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाहता है किसके सामने, ड्रॉई के सामने। किसकी गलती की वजह से बिल डिसऑनर हुआ है, इट इज बिकॉज ऑफ द ड्रॉई और एक्सेप्टर। द नोटिस इज नेसेसरी वॉट एवर बी द नेचर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, चाहे वो प्रॉमिसरी नोट हो, बिल ऑफ एक्सचेंज हो या चेक हो, वेदर बिल इज पेएबल एट साइट, ऑन डिमांड, आफ्टर डेट, आफ्टर एक्सेप्टेंस, कुछ भी, यू विल हैव टू गिव द नोटिस ऑफ डिसऑनर। क्यों देना है, जस्ट टू इन्फॉर्म द अदर पार्टी in order to make the drawer liable on the dishonor by the drawee और acceptor। dishonor किसने किया है, acceptor ने, और किसको liable बनाना है, drawer को। it is necessary that a notice of dishonor must be given to him, okay। अगर omission हो गया तो वो पार्टीज को क्या कर देगा, डिस्चार्ज कर देगा, ओके। चलो, बाय एंड टू हुम नोटिस शुड बी गिवन, कौन देगा, होल्डर, ऑब्वियस है, ओके। But it is not necessary that notice should always emanate from the holder। जरूरी नहीं, नॉर्मली ऐसा होता है, बट इट इज नॉट ऑलवेज emanate, माने ओरिजिनेट, स्टार्ट वहां से होना चाहिए, वो जरूरी नहीं। फॉर ही इज एंटाइटल्ड टू अवेल हिमसेल्फ ऑफ अ नोटिस गिवन बाय एनी पार्टी लायबल ऑन द इंस्ट्रूमेंट, क्योंकि अगर वो नोटिस नहीं देगा ना तो उसके पास एक्सेप्टर के पास से भी या इंडोर्सर के पास से भी नोटिस लेने का अधिकार है। मतलब मान लो कि डी ने बी ई को बिल इंडोर्स किया और ई ने प्रेजेंट किया, डिसऑनर हो गया बिल, ओके, तो ई के पास ये राइट है कि वो डी से पता करे। मान लो कि ई को पता नहीं चला डिसऑनर का उसके बिजी स्केड्यूल की वजह से या ऐसा, तो इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द डी, है ना, प्रायर पार्टी इंडोर्सर की लायबिलिटी है कि वो ई को बताए कि भाई हमने आपको जो चेक दिया था वो डिसऑनर हो चुका है, ओके। नोटिस ऑफ डिसऑनर गिवन बाय द स्ट्रेंजर इज ऑफ नो इफेक्ट। अगर कोई थर्ड पार्टी जिसका इनके साथ कोई लेना देना ही नहीं है, अगर वो नोटिस ऑफ डिसऑनर देता है तो उसका कोई मतलब नहीं है। इवन अ नोटिस गिवन बाय अ पार्टी टू द इंस्ट्रूमेंट इज नॉट वैलिड इफ एट द टाइम ऑफ गिविंग सच नोटिस ही इज नॉट लायबल देयरऑन। ऐसा इंसान नोटिस दे रहा है जिसका कोई लायबिलिटी नहीं है, तो नॉर्मली कौन देगा, होल्डर।
बट ऐसा जरूरी नहीं है कि होल्डर से ही नोटिस इमेनेट हो। किसको नोटिस देना है? इट मस्ट बी गिवन टू ऑल पार्टीज अदर देन द मेकर और द एक्सेप्टर, क्योंकि एक्सेप्टर को तो पता ही है कि ये बिल डिसऑनर हो चुका है, उसने पेमेंट नहीं किया है। ओके, होल्डर जिस किसी भी इंसान को लायबल बनाना चाहता है वो हर पार्टी को उसको नोटिस भेजना पड़ेगा। ओके, नोटिस ऑफ डिसऑनर टू द एक्सेप्टर और of a bill or to the maker of a note or drawing of a check is not necessary. They are the parties primarily liable on the due date and at the proper place. उन्होंने नहीं किया है तो वो तो ऑब्वियसली उनको पता ही है ना, क्योंकि उन्होंने पेमेंट नहीं किया है। ओके, चलो नेक्स्ट टॉपिक इज मोड ऑफ गिविंग द नोटिस। नोटिस कैसे देना है? ओके, इट मे बी गिवन टू अ ड्यूली ऑथोराइज्ड एजेंट to whom it is required to be given, or where he has died to the legal representative, और जब वो इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो चुका है तो असाइनी कैसे नोटिस दे सकते हैं? मे बी ओरल या रिटर्न, मोस्टली रिटर्न होता है। एंड मे इफ रिटर्न, मान लो कि डिस्चार्ज का जो सॉरी डिसऑनर का जो नोटिस आप भेज रहे हैं वो राइटिंग में है, तो कैसे भेजना है? बाय पोस्ट, मे बी इन एनी फॉर्म, बट सामने वाले को इससे पता चलना चाहिए कि हमने आपको बिल, प्रॉमिसरी नोट या चेक डिसऑनर का नोटिस दिया है। वर्डिंग्स कौन से होने चाहिए? उसमें कोई कंडीशन नहीं। ओके, कैसे लिखना है? आइदर इन एक्सप्रेस टर्म और बाय रीजनेबल इन इंटेंटमेंट दैट द इंस्ट्रूमेंट हैज बीन डिसऑनर्ड एंड इन व्हाट वे ही विल बी हेल्ड लायबल देयरऑन। चलो, हम सामने वाले को नोटिस भेज रहे हैं, तो नोटिस भेजा मतलब क्या किया? इन्फॉर्म किया। तो उसके साथ साथ ये भी बताएंगे कि उसका किस तरह का लायबिलिटी अराइज हो सकता है। भाई आपने पैसा देने का वादा किया था और आपने मैच्योरिटी डेट पे पैसा नहीं दिया है, तो किस तरह का लायबिलिटी आ सकता है। ओके, कब नोटिस देना चाहिए? विद इन अ रीजनेबल टाइम आफ्टर डिसऑनर। कहाँ देना चाहिए? एट द प्लेस ऑफ बिजनेस। अगर बिजनेस का कोई प्लेस नहीं है तो एट द प्लेस ऑफ रेसिडेंस। If the notice is duly directed and sent by post and miscarries, such miscarriage does not render the notice invalid। मतलब आपने नोटिस भेजा है, प्रॉपर पोस्ट से भेजा है, उसके ऊपर स्टैम्प ड्यूटी पे किया हुआ है, एड्रेस प्रॉपर लिखा हुआ है, पर किसी वजह से वो अगर मिसप्लेस हो जाता है, तो मिसप्लेस हो जाने की वजह से नोटिस इनवैलिड हो जाएगा, ऐसा नहीं है, नोटिस अभी भी वैलिड रहेगा। पार्टी रिसीविंग मस्ट ट्रांसमिट नोटिस ऑफ डिसऑनर, है ना, कि हम होल्डर हैं, हमने किसी एक पार्टी को बता दिया, तो उसकी ये जिम्मेदारी है कि वो बाकी के लोगों को बताए। सो एनी पार्टी रिसीविंग नोटिस ऑफ डिसऑनर मस्ट, इन ऑर्डर टू रेंडर एनी प्रायर पार्टी लायबल, मतलब ऐसा हो गया ना, ए टू बी टू सी डी ई। अब मान लो कि ई ने डी को नोटिस दे दिया, तो डी की क्या जिम्मेदारी है? ई सिर्फ डी को लायबल बनाना चाहता है, तो ई ने डी को नोटिस भेज दिया, पर डी की जिम्मेदारी ये है कि वो हर प्रायर पार्टी को बताए, अनलेस सच पार्टी अदरवाइज रिसीव्स ड्यू नोटिस। अब मान लो कि जहां पे ई ने सबको नोटिस भेज दिया है और सबको इन्फॉर्म कर दिया है, तो डी को अलग से इन्फॉर्म करने की जरूरत नहीं। डी इज नॉट रिक्वायर्ड टू इन्फॉर्म सेपरेटली, क्योंकि एनीवे ई ने क्या कर दिया? सबको लायबल बनाने के लिए सबको नोटिस भेज दिया। इज इट ओके? 10, a person receiving notice must transmit it to prior parties whom he wishes to make liable। मैं जिस किसी भी पार्टी को लायबल बनाना चाहता हूं, मुझे उसको नोटिस भेजना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज एजेंट ऑफ प्रेजेंटमेंट। व्हेन द instrument is deposited with an agent for presentment, the agent is entitled to the same time to give notice to his principal as if
ही वर द होल्डर गिविंग नोटिस ऑफ, मतलब मैं होल्डर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट हूँ, पर मैं खुद पेमेंट के लिए प्रेजेंट करने नहीं जा रहा हूँ, मैंने अपने किसी एजेंट के पास ये बिल ऑफ एक्सचेंज रख दिया और ऐसा कहा कि भाई तुम प्रेजेंट करने जाना। ओके, अब जो नोटिस ऑफ डिसऑनर आएगा वो एजेंट को आएगा, बैंक इन्फॉर्म करेगा एजेंट को कि आपने ये जो बिल प्रेजेंट किया था पेमेंट के लिए वो डिसऑनर हो चुका है। ओके, तो अब वो एजेंट किसको बताएगा? अपने प्रिंसिपल को। तो उसके पास भी उतना ही टाइम है। अगर ये नोटिस सीधा प्रिंसिपल को गया होता तो, मतलब मान लो कि बैंक ने सीधा प्रिंसिपल को बताया कि भाई आपका नोट जो बिल है वो डिसऑनर हो गया है, एजेंट को नहीं बताया, तो प्रिंसिपल आगे बाकी सब लोगों को बताएगा। तो यहाँ पे कौन बता रहा है? एजेंट। तो एजेंट के पास भी उतना रीजनेबल टाइम तो रहेगा ही। एजेंट किसको इन्फॉर्म करेगा? ध्यान रखना है, एजेंट विल इन्फॉर्म टू द प्रिंसिपल, और प्रिंसिपल फिर क्या करेगा? हर प्रायर पार्टी को इन्फॉर्म करेगा जिसको वो क्या बनाना चाहता है, लाइन। ओके चलो, हम जिसको नोटिस भेजना चाहते हैं, जिसको नोटिस भेज रहे हैं, उसकी डेथ हो चुकी है पर हमें नहीं पता है। हमने तो कुरियर में या रजिस्टर्ड पोस्ट से नोटिस भेज दी विदाउट द नॉलेज ऑफ द फैक्ट दैट द अदर पार्टी हैज डाइड, तो हमारा नोटिस सफिशिएंट है ऐसा माना जाएगा। ओके, जो बाकी के टॉपिक हैं वो नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।